आपका आरटीए क्लासेस में स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का कंपोजिशन क्या है, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे थक्का। तो इतने टॉपिकों को आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे। जब कंपोजिशन को देख लेते हैं तब तो पता चलता है ब्लड का क्लॉटिंग क्या होता है, रूलो क्या होता है। ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा और आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब यहाँ पे ब्लड कंपोजिशन को आप पढ़ेंगे। पहला का ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन क्या है इसके बारे में आप देखें तो ब्लड जो होता है वो दो पार्ट में होता है। दो पार्ट क्या है ये दिमाग में रखे हैं। इनका जो कंपोजिशन है वो दो पार्ट में है। पहला होता है पार्ट है जो लिक्विड पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है पार्टिकल पार्ट, यानी पार्टिकल। ये ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट होते हैं, दो पार्ट है। तो पहला जो लिक्विड पार्ट होता है इसमें आता कौन है तो प्लाज्मा। कौन आता है? प्लाज्मा। ये पहले ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड पार्ट होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वह हमारा जो होता है वो रुधिराणु होते हैं, यानी पार्टिकल पार्ट होता है जिसमें हम रुधिराणु को रखते हैं। तो ये पार्टिकल जो पार्ट होता है ये तीन भाग में होते हैं। कितने में होते हैं? तीन भाग में पार्टिकल पार्ट होता है। अब ध्यान देना, एक पार्ट जो होता है वह RBCS होता है, रेड ब्लड का सेल्स होता है, अर्थात लाल रुधिर कणिका। यानी इस पार्ट को आप बोलते हैं लाल रुधिर कणिका। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट है पार्टिकल का, यानी जो कण के रूप में रहते हैं, अर्थात एक कणिका के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? कणिका के रूप में। दूसरी जो पार्ट होता है वह होता है WBCS, यानी श्वेत रुधिर कणिका। इसको बोलते हैं हम श्वेत रुधिर कणिका। ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये दिमाग में रख रहे, जिसको हम कहते हैं बिंबाण। बिंबाण यानी ये आपके पार्ट है। अब ध्यान दीजिएगा कि ब्लड जो कंपोजिशन है ये दो पार्ट में होते हैं। पहला होता है लिक्विड पार्ट, दूसरा होता है पार्टिकल पार्ट। यानी ये होता है द्रव के रूप में और ये होता है कणिका के रूप में। ध्यान देना, जो प्लाज्मा होता है ये बॉडी में 60% प्लाज्मा होती है। दिमाग में पहले रखना, जो पार्टिकल पार्ट होता है ये 40% आपके बॉडी में होता है। अब ध्यान ये देना है कि जो रुधिर होता है तो रुधिर में जो प्लाज्मा है उसका 60%, जो पार्टिकल कण होते हैं, कणिकाएं होती हैं, वो 40% होती है। अब दूसरी बात क्या देखेंगे कि प्लाज्मा में होता क्या क्या है, यानी प्लाज्मा है लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है। दूसरी बात क्या है कि इसका आपको टेक्निकल नामों को भी जानना पड़ता है। ये पहले दिमाग में रखिए। तो पहले हम इनमें पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में देखें कि ये प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा में देखें ग्लोबुलिन, यानी इसमें होता है ग्लोबुलिन, यानी ये आपका एक प्रकार का प्रोटीन है। फिर एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स भी होते हैं। दूसरी बात, इसमें प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। प्रोथ्रोम्बिन यानी प्रोथ्रोम्बिन भी होते हैं। तो ये सभी आपके प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद इसी में होता है फाइब्रिन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन, यानी ये भी आपका प्रोटीन आपके प्लाज्मा में उपस्थित होता है। साथ ही इसमें और क्या चीज होता है तो आप देखें कि इनके अलावा भी इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आपके हार्मोन्स हो गए। क्या हो गए? हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए। एंजाइम ये ध्यान दीजिएगा, एंजाइम भी पाया जाता है, जैसे डायस्टेज होता है, ये एंजाइम पाया जाता है।
प्रोटीओज पाया जाता है, प्रोटीओज पाया जाता है, ये दिमाग में रखेगा ना। साथ ही इसमें सॉल्ट भी पाया जाता है, साथ ही इसमें न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट। अब ये दिमाग में रखे ना कि ये सभी चीजें आपके इस प्लाज्मा में होते हैं। फिर इसी के साथ में आप देखें जो लाइपेज एंजाइम होता है ये भी आपका इसमें पाया जाता है, यानी लाइपेज, यानी ये सभी प्रकार के जो एंजाइम हैं, यानी डायस्टेज, प्रोटीओज, फिर इसके बाद सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, लाइपेज, ये एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो ये प्लाज्मा होता है। जबकि इसमें आप देखें जो प्रोथ्रोम्बिन होता है और इसके बाद जो फाइब्रिनोजेन होता है, ये दोनों प्रोटीन उपस्थित होने के कारण ये पीलापन दिखाई देते हैं। दूसरी बात, यदि ये प्रोटीनों को निकाल दिया जाए तो ये हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। तो ये तो रहे हमारे प्लाज्मा अर्थात लिक्विड पार्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब आते हैं हम पार्टिकल पार्ट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। तो आरबीसी क्या है? तो इसको हम बोलते हैं कि लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पसल्स। तो ये हमारे जो बॉडी होते हैं, इस बॉडी में जो आरबीसी होता है, ये सबसे पहले इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है ये गोल होते हैं, पहला काम। और ये ऑक्सीजन के कमी के कारण इनका आकार बढ़ने लगता है। दूसरी बात, जो आरबीसी होते हैं ये बीच में चपटे होते हैं, अर्थात यह अनियमित आकार के, यानी गोल आकृति के होते हैं, अर्थात ये गोल आकृति के होते हैं। ये पहला काम आकृति के होते हैं, ये पहला काम। बीच में चपटे होते हैं, बीच में चपटे होते हैं। अब इसको पहले ध्यान दीजिएगा, बीच में चपटे होते हैं। दूसरी बात क्या होता है, इसमें एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमैटिन, यानी इसमें जो पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम है स्ट्रोमैटिन। ये प्रोटीन पाया जाता है जो आपके आरबीसी होता है, ये पहले ध्यान देना। साथ ही इसमें आरबीसी में और क्या होता है, जो संख्या होती है बॉडी में, ये दिमाग में रखे रहना कि ये 50 लाख, ध्यान देना कितना होता है, 50 लाख। लेकिन ये 50 लाख की जब बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी समस्या हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आरबीसी की संख्या होती है ये मेल में अलग होती है, यानी नर स्तनियों में इसकी जो संख्या होती है वह 5 लाख होती है, जबकि जो फीमेल नर स्तनी होते हैं इसमें ये 50 लाख होती है। तो इसको तो पहले आप ध्यान देना है कि जो नर स्तनी है उनमें यह 5 लाख होती है, जबकि जो फीमेल यानी मादा जो नर स्तनी होती हैं उसमें 50 लाख की संख्या में आरबीसी उपस्थित होता है। साथ ही आप देखें कि जो स्तनी होते हैं, जो आरबीसी होता है, ये और क्या स्ट्रक्चर में होता है, तो सबसे पहले एक अपकेंद्री, यानी ये 4 रूप में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आरबीसी होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार वह कौन कौन है जो स्तनियों में पाए जाते हैं? कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आरबीसी की संख्या एक वयस्क और शिशुओं में सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आरबीसी जो होता है शिशुओं में अधिक होता है। अब उसके अनुसार जो वयस्क होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या कम होती है। दूसरी बात आप अध्ययन करेंगे कि जो स्तनी है, स्तनियों में जो आरबीसी होता है यह अकेंद्रीय होते हैं, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि यह केंद्रीय भी होते हैं, केंद्रीय भी होते हैं और केंद्रीय भी होते हैं। जो वयस थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने के उपरांत यह केंद्रीय अवस्था में जो रहता है वह धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं।
दूसरी बात, अब ये लुप्त हो जाते हैं तो परिस्थिति क्या कहती है, क्या समस्याएं होती हैं, तो जानते हैं कि जो केंद्रक जब लुप्त हो जाता है, यानी जिनके आरबीसी में केंद्रीय पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, तो उनमें धीरे धीरे ये लुप्त हो जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आरबीसी से हम डीएनए का पता नहीं कर पाते हैं। ये तो पहले जान लेना, क्योंकि डीएनए में जो आरबीसी होता है, इसको खाने वाला यानी भक्षण करने वाला लाइसोसोम नहीं पाता है, और जिसमें केंद्रक होता है उसको लाइसोसोम जो होता है वो भक्षण कर जाता है। ये दिमाग में रखे रहना। दूसरी बात क्या है, केंद्रीय केंद्रीय और तत्पश्चात ये उभयावतल, यानी ये होते हैं उभयावतल और उभयावतल। फिर एक होता है द्विनोत्तर, द्विनोत्तर यानी द्वयोत्तर तरह से ये होते हैं, यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। ये दिमाग में रखिए। इनके जो रुधिराणु होते हैं, इनमें जो केंद्रक होते हैं, तो ये जो केंद्र के जो भाग पाए जाते हैं, ये अकेंद्रीय, केंद्रीय, उभयावतल, द्विनोत्तर की तरह होते हैं। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में केंद्रक होता है वह समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसी कारण आरबीसी से हम डीएनए का पता नहीं लगा सकते। दूसरी बात, जो ऊंट आपने देखा होगा और लामा, ये 2 ऐसे स्तनी हैं जिनमें जो आप देखेंगे कि इनमें जो ये आरबीसी जो होता है ये अंडाकार होता है। यानी ऊंट ले लीजिए, लामा ले लीजिए, तो ऊंट और लामा, इन 2 चीजों में आप देखेंगे कि जो आरबीसी होता है, आरबीसीएस जो होता है, यह कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार की तरह होता है। ये तो दिमाग में रखेना ना। अब इसके पश्चात और इसमें देखिए कि आरबीसी में हम कहते हैं कि लोहा मिलता है। चलिए हम लोहा देखते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित होने के कारण ये लाल हो जाते हैं। तो ये जो लोहा आरबीसी में होता है, ये पूछ देता है कि आरबीसी में लोहा है, लेकिन वह किस रूप में है, तो उसको कहते हैं फेरस। अर्थात यह लोहा जो आरबीसी में रहता है, यह फेरस के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, तो फेरस के रूप में रहता है। अब तत्पश्चात हम ये भी देखते हैं कि आरबीसी का एक सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि यह बहुत आपस में चिपकते हैं। चिपकने का मतलब क्या होता है कि ये सिक्के जैसे नीचे ऊपर हम रखते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यह आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं भी एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, जो एक सिक्के की चट्टे की भांत लग जाते हैं। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, इससे डीएनए का पता हम नहीं लगा सकते। तो ये हमारा क्या है, आरबीसी है। अब इसमें रही बात जो हीमोग्लोबिन होता है, तो कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि आखिर हीमोग्लोबिन में होता क्या है, ये चीज आपको जानना चाहिए। तो दिमाग में रखे रहना, जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें सल्फर होता है, इसमें आयरन होता है। अब ये ध्यान देना है कि यह कितने कितने अणुओं की संख्या में होते हैं। तो हम हीमोग्लोबिन में जब अणुओं की संख्या की बात करते हैं तो दिमाग में रखिएगा कि यह कितनी कितनी की संख्या में है, ये दिमाग में रखे रहना है। तो अब देखिए, जो ये कार्बन होता है इसका 3032 अणु रहते हैं। दूसरी बात, जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को 4000, ध्यान दीजिएगा, 4816 इतने अणु हाइड्रोजन के होते हैं। जो ऑक्सीजन होता है इसका जो अणु होता है वह 872 होते हैं। जबकि आप देखें जो नाइट्रोजन होता है ये 780 अणु होते हैं। जो सल्फर होता है इसका 8 अणु होता है।
जो आयरन होता है इसका 4 अणु होते हैं, यानी इतने मिल करके एक हीमोग्लोबिन अणु को बनाते हैं। दूसरी बात, अब हम पढ़ते हैं तो प्लाज्मा आपने देखा, आपने आरबीसी को देखा, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे डब्ल्यूबीसी क्या है, ये दिमाग में रखे रहना। तो आगे हम देखते हैं। अब आइए हम अगले टर्न में देखते हैं इसको, अगले टॉपिक में। डब्ल्यूबीसीएस क्या है, यानी श्वेत रुधिर कणिका, इसको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका। अब इससे पता क्या चल रहा है कि यह श्वेत रुधिर कणिका है, और श्वेत रुधिर कणिका क्या होता है, तो हम देखेंगे कि यह आरबीसीएस के अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, ये अपेक्षा ये बड़ा होते हैं। क्या होते हैं? बड़ा होते हैं, और यह अनियमित होते हैं, अनियमित होते हैं। जैसे अमीबा अनियमित होता है, ठीक उसी प्रकार से जो डब्ल्यूबीसी होता है वो अभी क्या होता है, अनियमित आकार के होते हैं। ये ध्यान से आकार के होते हैं। अब ये दिमाग में रखे रहना। अब जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें एचबी यानी हीमोग्लोबिन जो होता है यह नहीं पाया जाता है। क्या चीज? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसको पहले तो ध्यान देना। अब कह सकता है कि वह कौन सा रुधिर कणिका है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो वह होता है डब्ल्यूबीसीएस। अब जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो ये कणिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, यानी जो डब्ल्यूबीसी होता है यानी डब्ल्यूबीसीएस, ये प्रकार की होती है 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की वह कणिका क्या है, इसको अध्ययन करते हैं। तो पहली जो कणिका होती है उसके को हम क्या कहते हैं, कणिकामय। इसको हम कहते हैं कणिकामय। तो कणिकामय को हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट, यानी ग्रेनुलोसाइट इसको हम बोलते हैं। एक होता है कणिका विहीन, यानी जिसको हम कहते हैं कणिका रहित, या कणिका इसको विहीन भी बोलते हैं। ये दिमाग में रखे रहना है। अब कणिका विहीन को एक ग्रेनुलोसाइट यानी एक ग्रेनुलोसाइट, यानी ये 2 प्रकार की एक कणिकाएं होती हैं जो आपके डब्ल्यूबीसीएस होती हैं। अब ये रही बात, ये जो कणिकामय होती हैं ये भी अनियमित आकार की होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं। ये दिमाग में रखे रहना। और इनका जो कणिकामय का जो केंद्र होता है वह 2 से 5 भागों में ये बटा हुआ था, यानी 2 से, यानी यह ध्यान दीजिएगा 2 से 5 भाग में। किस भाग में? 5 भाग, अर्थात इसको हम बोलते हैं पाली। यूं में ये बटे होते हैं। क्या होते हैं? बटे होते हैं। कौन? यानी एक कणिकामय। ये दिमाग में रखे रहना। अब कणिकामय के अंतर्गत वह कौन सा, जब ये 2 से 5 भाग में बटे होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर, यानी 2 से 5 भाग में बटे होने के कारण इसको हम कहते हैं पॉलीमार्फोन्यूक्लियर। क्या कहते हैं? क्लियर। ये दिमाग में रखे रहना। तो ये चीजें कहा जाता है 2 से 5 भाग में पालियों में बटे होने के कारण इनको हम कहते हैं पॉलीमार्फोन्यूक्लियर कहा जाता है। अब दूसरी बात होता है कि कणिकामय में आखिर कौन कौन आता है, तो कणिकामय में आप देखें कि इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स आप कहते हैं, ये भी एक कणिका है जो श्वेत रुधिर कणिका है। फिर आप कहते हो बेसोफिल्स, क्या कहते हो? बेसोफिल्स। फिर आप कहते हो न्यूट्रोफिल्स, क्या कहते हो? न्यूट्रोफिल्स। यानी ये जो होते हैं ये आपके क्या है, कणिकामय होते हैं। ये तो पहले ध्यान देना है। अब आता है कणिका रहित। तो कणिका रहित माने कणिका विहीन। तो ये जो होते हैं एक कणिका विहीन होते हैं, और यह इनमें जो केंद्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो केंद्रक होता है
तो केंद्रक होने के कारण ये काटा सा होते हैं। क्या होते हैं? काटा सा होते हैं। यानी जो इनका केंद्रक होता है वह काटा जैसे होता है। कैसे होता है? काटा जैसा होता है। ये दिमाग में रखे रहना। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें लाइसोसोम क्या करता है, ये श्वेत रुधिर कणिका का ये भक्षण कर लेता है। फिर इसी प्रकार से प्लेटलेट का भी वह भक्षण कर लेता है, जिसके कारण आप देखेंगे जो कणिकामय में जो न्यूट्रोफिल्स होता है, तो जब हम कोई भी हानिकारक पदार्थ को खाते हैं या कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर या कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको मारने वाला वास्तव में है कौन? यानी उसको इन श्वेत रुधिर कणिका को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, प्रतिजैव की प्रतिरक्षी बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो इनमें वह कौन सा कणिका है जो वास्तव में उन हानिकारक बैक्टीरिया, उन वायरस, उन हानिकारक पदार्थों में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं उनको मारने का कौन काम करता है? तो वह करता है न्यूट्रोफिल्स। ये दिमाग में रखे रहना। अब जो कणिका विहीन होते हैं इसमें दो प्रकार की कणिकाएं होती हैं। एक होता है लिम्फोसाइट, ध्यान दीजिएगा, एक होता है लिम्फोसाइट, यानी एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। यानी कौन होता है? मोनोसाइट। ये दो प्रकार के कणिका आप विहीन में आते हैं, अर्थात ये श्वेत रुधिर कणिका के भाग होते हैं। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आगे चल करके देखते हैं कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल्स मिल करके ये क्या कर रहे हैं, ये दिमाग में रखे रहना है। तो इसको याद रखना, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यदि यह याद है तो आपका जब ब्लड थक्का बनता है तो उस थक्का बनने में ये सभी चीजें आपकी क्या महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ये दिमाग में रखे रहना है। तो जो लिम्फोसाइट होता है और ये मोनोसाइट होता है, तो आप जानते हैं कि WBC में एक एंटीबॉडीज भी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज भी होता है। ये ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करता है, ये दिमाग में रखे रहना है। ये सीधे जब आपका कहीं भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुसता है, कोरोना वायरस जैसे कोई चीज घुसता है, विषाणु जीवाणु कोई घुसता है, हानिकारक कीटाणु घुसता है, तो दिमाग में पहले रखिएगा इस पूरी बॉडी में जो श्वेत रुधिर कणिका में जो उपस्थित एंटीबॉडीज होता है, ये पहले उसको पहचान लेता है। जो घुसा क्यों वो पहचानता, करिए आ गया, आ गया, अब उसको पीछे लग जाता है। कौन? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जाकर के तुरंत सूचना किसको दे देता है? लिम्फोसाइट को। और जब लिम्फोसाइट को देता है तो दिमाग में रखिएगा इसका कितना मास्टरमाइंड है। ये तुरंत यदि शक्तिशाली है, कमजोर आपका कीटाणु है, विषाणु है, तो उसको अपनिय मार देता है। यदि नहीं है तब ये क्या करता है, यह तुरंत यह और यह मिल करके उसको मार करके बेहोश कर देते हैं। और जब निष्क्रिय हो जाता है तब वह मोनोसाइट को जाकर के बताते हैं। इधर न्यूट्रोफिल्स होता है, तो ये जब मार नहीं पाता है तो ये जानता है और ये क्या करता है, ये दोनों मिल करके ये बताता है और यह दोनों मिल करके उसको मार देते हैं। यानी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट मिल करके उसको मार देते हैं और मारने के बाद उन बैक्टीरिया का जो भक्षण करना होता है वह आपका मोनोसाइट कर लेता है। ये दिमाग में रखे रहना। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि यह हमारे बॉडी में जो श्वेत रुधिर कणिका के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब आते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इनकी जो बॉडी में संख्या होती है यह आपकी कितनी होती है, तो श्वेत रुधिर कणिका की संख्या 10,000 होती है, जैसे कल हमने बताया भी था आपको। फिर इसके बाद आप देखें जो आरबीसी था वह है आपका 50 लाख के लगभग थे। एक दिमाग में रखे रहना, 50 लाख की संख्या में पाई जाती है।
यदि 10,000 से अधिक श्वेत रुधिर कणिकाओं का संख्या यदि कम है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ये कमजोर हो जाती है। ये पहले दिमाग में रखे रहना है। तो फिर आगे हम देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्लेटलेट की बात करते हैं। प्लेटलेट्स, अभी आपने 3 कणिकाओं को पढ़ा था, नहीं जो पर्टिकल पार्ट थे। तो पहला हमने पढ़ा था आरबीसी, क्या पढ़ा था? आरबीसीएस। दूसरा पढ़ा था डब्ल्यूबीसीएस। अब तीसरा जो कणिका होती है वह आपके पर्टिकल पार्ट में होता है प्लेटलेट्स। और बॉडी में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है ये होती है 2 लाख। ये दिमाग में रखे रहना। इनका जो जीवन काल होता है ये 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 7 दिन का इनका जीवन काल होता है। ये जीवन काल हो गया, ये दिमाग में रखे रहना है। इनकी जो संख्या है ये 2 लाख की होती है। कितनी की लगभग होती है? 2 लाख। अब रही बात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 3 प्रकार के कणिका है। तो तीनों प्रकार के कणिकाओं में आपको ये पता करना है कि रक्त का थक्का बनना, यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कणिका प्रमुख होती है। यानी इन तीनों कणिकाओं में कौन सी कणिका रक्त का थक्का बनाती है? तो सबसे पहले आप देखें कि अब इसका पहले थोड़ा सा टेक्निकल नामों को जान ले। जो आरबीसी होता है ये दिमाग है, आरबीसीएस, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। ये दिमाग में रखे रहना है। जो डब्ल्यूबीसीएस होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। जो हमारा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट, ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट से जो हमारा प्लेटलेट्स होता है इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। यानी ये डब्ल्यूबीसीएस का टेक्निकल नेम, आरबीसी का टेक्निकल नेम। जो आप देखते होंगे कि डॉक्टर की जो दवा वगैरह की जो पर्ची आती है उस पर्ची पर लिखा रहता है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी कणिकाओं का नाम लिखा रहता है। तो ये कुछ के हम टेक्निकल नाम देते हैं। तो जो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है ये रक्त के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात प्लेटलेट ही ऐसा एक कणिका है जो रुधिर के जमने में प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो हम अब चलते हैं थ्रोम्बोसाइट से रक्त का निर्माण थक्का कैसे बनता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आइए हम देखते हैं रक्त का थक्का बनना। तो आप जानते हैं हमारे शरीर में ये जो त्वचा है, त्वचा के नीचे धमनी और शिराएं हैं, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार से यदि हमारा कहीं कोई पर अंग कट जाता है तो दिमाग में रखना क्या है कि कटने के बाद जो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है, अर्थात थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट, यानी इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बो, ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बो जो साइट होता है, साइट, ये जब हमारे वायु के संपर्क में जाता है, कहां जाता है?
Y के संपर्क में जाता है। यानी रक्त कैसे जमता है, तो यह निम्न स्टेपों में जमने का कार्य करते हैं। कैसे जम रहे हैं इसको पहले ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है कि प्लेटलेट, यानी कौन होता है, प्लेटलेट्स। ये दिमाग में याद रखना है, प्लेटलेट्स होता है। तो थ्रोम्बोसाइट जो ही कटने के बाद वह वायु के संपर्क में जाता है तो ये बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी ये क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ही बना फिर आप जानते हैं कि लाइपोप्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, लाइपोप्रोटीन मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी लाइपो जो प्रोटीन होता है वह मुक्त होता है। ये दिमाग में रखे रहना है। अब दूसरी बात, जो हमारा ये पहला स्टेप हो गया, इसको दिमाग में रखे रहना है। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि दूसरे स्टेप में जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, यानी यह थ्रोम्बो, देखिएगा दूसरा स्टेप क्या है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कौन है, थ्रोम्बो जो प्लास्टिन होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे बॉडी में अर्थात जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में खुला हुआ जो कैल्शियम होता है, यानी हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम से जाकर के यह मित्रता कर लेता है, यानी उससे जुड़ जाता है। और जो ही ये जुड़ता है तो दिमाग में रखे रहना, वह क्या बना लेता है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है। क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। ये आपका बन जाता है, यानी प्रोथ्रोम्बिनेज बन जाता है, या नोज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नोज कहते हैं। तो ये चीजें बन जाने का कार्य करती हैं। अब दूसरी बात, जो प्रोथ्रोम्बिनोज बनता है, तो जो हमारे रक्त में जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है वह निष्क्रिय होता है, और उसके निर्माण के लिए हमारा जो शरीर में पाए जाने वाला जो विटामिन के होता है वह कार्य करता है। ये दिमाग में रखे रहना। इसीलिए कभी कभी पूछ देता है कि इस पूरे रक्त के जमने में कौन से विटामिन कार्य करते हैं, तो उसमें होता है विटामिन के, जो हमारे रक्त के जमने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। दूसरा बात, जो प्रोथ्रोम्बिनेज होता है या नोज होता है, यह निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को बताता है, और जो प्रोथ्रोम्बिनेज होता है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है, यानी यहाँ पे नेज जो होता है, ये क्या करता है, तुरंत ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यानी ये थ्रोम्बिन, ध्यान दीजिएगा, ये थ्रोम्बिन में क्या हो जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। अब जब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में जब बदलता है, तो अब ये थ्रोम्बिन करता क्या है, अब ये दिमाग में रखे रहना है। तो ये जो थ्रोम्बिन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये थ्रोम्बिन ये हमारे बॉडी के अंदर जो फाइब्रिनेज होता है, क्या होता है, फाइब्रिनोज भी बोलते हैं इसको, जो एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोज, ये फाइब्रिनोज से तुरंत मिल जाता है। और जो ही फाइब्रिनोज से मिला त्यों ही ये फाइब्रिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फाइब्रिन बना लेते हैं। और जो फाइब्रिन का कार्य हुआ कि तुरंत यहाँ पर कह देते हैं ब्लड का थक्का बन गया। क्यों, क्योंकि जो फाइब्रिन होता है, तो जो अंग जिस प्रकार से कटता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये हाथ है, इस हाथों पर इस तरह कट गया, इस हाथों पर आपका इस तरह कट गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये हाथ है तो इस पर आप देखेंगे कि गोल कट गया। तो जैसे आकार में ये कटता है, उसी आकार में जो फाइब्रिन होता है, ये फाइब्रिन ऐसे जाली नुमा बना लेता है। क्या बना लेता है,
जाली बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये जाली बना लेता है, इसमें भी ऐसे जाली बना लेता है। अब जब ये महीन जाली की तरह हो जाते हैं तो पता क्या चलता है कि अब इसमें से यदि रुधिर बहकर इससे बाहर होना चाहे तो ये बाहर नहीं हो पाता। यानी रुधिर का मतलब रुधिर में उपस्थित आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, जो भी कणिकाएं हैं, ये इस जाली से जब गुजरना चाहती हैं, बाहर आना चाहती हैं, तो इसी में वह उलझ जाती हैं, अर्थात वह फंस जाती हैं। और जब ही वह फंस जाती हैं तो फंसने के बाद ये बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो कुछ दिन के बाद देखेंगे उस पर पपड़ी जम जाते हैं। तो धीरे धीरे अब जो पपड़ी एक पीले कलर का होता है तो वह सीरम होता है, जो उसको यह बताता है कि यहाँ पे ब्लड थक्का बन गया और सीरम आ गया, अर्थात वह घाव अब ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे आपने देखा कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है। अब इसी के साथ अभी आप सभी को धन्यवाद देते हैं और आरटीए क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें। इसके साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग चीजों का अध्ययन कराएंगे।